हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कर्नाटक विधायकों को 10 करोड़ का ऑफर दे रही है बीजेपी। जनता के पैसों से जनमत खरीद रहे हैं मोदी शाह। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा का कथित ऑडियो सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कर्नाटक सरकार को अस्थिर करना चाहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक के सीएम द्वारा जारी ऑडियो क्लिप में सब कुछ सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नाराज है और वह कर्नाटक में किसी तरह से कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन को खींचना चाहती है, लेकिन हमारे विधायक मजबूत हैं और सरकार भी मजबूत रहेगी। बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। वहीं कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने शनिवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कर्नाटक से खबर आने के बाद पूरा दुनिया हैरान है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ऑडियो क्लिप जारी किया है जिसमें येदियुरप्पा जेडीएस विधायक के भाई से कर्नाटक की सरकार को अस्थिर करने की बात कर रहे हैं। ये मोदी जी और अमित शाह की गंदी राजनीति को दिखाया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, ऑडियो क्लिप में सुना जा सकता है कि बीएस येदियुरप्पा विधायकों को 10 करोड़ ऑफर कर रहे हैं। यह साफ है कि 18 विधायक हैं और इसमें 200 करोड़ का खर्चा आएगा। वे 12 विधायकों को मंत्री का पद ऑफर कर रहे हैं और 6 को अलग अलग बोर्ड का चेयरमैन बनाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, वे इस्तीफा देने के बाद विधायकों को चुनाव खर्च के लिए भी पैसा देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए स्पीकर को 50 करोड़ रुपए की पेशकश की। ऑडियो में येदियुरप्पा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के नामों का जिक्र भी कर रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को कुमारस्वामी ने एक ऑडियो जारी किया था जिसमें प्रदेश कथित रूप से येदियुरप्पा एक विधायक को 25 करोड़ रुपए और मंत्री पद की पेशकश कर रहे हैं। पीएम मोदी बोले, चाय से मेरा पुराना रिश्ता है। पत्रकार बोली, राफेल से रिश्ते के बारे में बात क्यों नहीं करते। लोकसभा चुनाव के करीब आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर खुद को चाय वाला बताना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नॉर्थ बंगाल से अपना रिश्ता चाय की बुनियाद पर बताया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ बंगाल से उनका एक खास रिश्ता है और वो रिश्ता चाय का रिश्ता है। उन्होंने जलपाईगुड़ी के लोगों से कहा कि आप चाय उगाने वाले हैं और मैं चाय बनाने वाला हूँ। पीएम मोदी भले ही अपनी रैलियों में खुद को चाय वाला बताते हो, लेकिन उनके करीबी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अभी हाल ही में पीएम मोदी के पुराने साथी रहे विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने यह दावा किया था कि पीएम मोदी ने अपने पूरे जीवन में कभी चाय नहीं बेची। उन्होंने कहा था कि वे नरेंद्र मोदी को बचपन से जानते हैं। उन्होंने कभी चाय नहीं बेची। वे राजनीतिक फायदे के लिए खुद को चाय वाला बताते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के चाय वाले बयान पर तीखा हमला करते हुए बोला कि चुनाव के समय पीएम चाय वाले हो जाते हैं और उसके बाद राफेल वाले बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी गरीब नहीं है, वे पैसे के दम पर पीएम बने हैं। वहीं ममता बनर्जी की तर्ज पर ही पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने भी पीएम मोदी के इस बयान को लेकर उन पर कटाक्ष किया। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, हाँ, हम सब जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। राफेल डील के साथ रिश्ते के बारे में हमें भी बताएं। 12 वर्षीय बच्चे की हत्या के आरोपी को नीतीश ने बनाया डीजीपी। पिता बोले, न्याय की उम्मीद अब खत्म हो गई। अपराधी को पता होना चाहिए कि अपराध करने के बाद उसे भुगतना होगा। ये बयान है बिहार के नए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का, जिनको हाल ही में बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। हैरानी की बात यह भी है कि साल 2012 में एक बच्ची का अपहरण करने के मामले में सीबीआई उनसे साल पूछताछ कर चुकी है और अब यही शख्स बिहार की गुंडागर्दी खत्म करने के काम सौंप रहे हैं। विवादित डीजीपी की नियुक्ति पर विपक्षियों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे नीतीश छाप बेशर्मी भरा सुशासन करार कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपीएससी की ओर से बिहार सरकार को जिन 3 अफसरों के नाम भेजे गए थे उनमें गुप्तेश्वर पांडे का नाम भी था। बिहार के डीजीपी पद में उनका नाम इसलिए भी हैरान करता है क्योंकि उन्होंने साल 2009 में ऐलान करते हुए कहा था उन्होंने पुलिस सेवा से रिटायरमेंट ले लिया है।
उसके बाद उन्होंने बीजेपी के टिकट से अपने गृह जनपद बक्सर से टिकट मांगा, मगर बीजेपी टिकट देने से मना कर दिया। तो ठीक 9 महीने बाद गुप्तेश्वर पांडे पुलिस सेवा में फिर से शामिल हो गए। आरोप साल 2012 में 18 सितंबर को बिहार के मुजफ्फर जिले में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की नवरुणा चक्रवर्ती को पहले उसके कमर से अपहरण करके बच्ची को प्रताड़ित किया और फिर उसकी हत्या कर दी। मामला मुजफ्फर पुलिस के पास पहुंचा तो उसने हाथ खड़े कर दिए और इस मामले को बिहार पुलिस की सीआईडी को सौंप दिया, लेकिन सीआईडी अधिकारियों के हाथ कुछ भी नहीं आया। अपनी बेटी की हत्या पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले पिता अतुल्य चक्रवर्ती ने गुप्तेश्वर पांडे नियुक्ति पर हताशा जाहिर करते हुए कहा कि मैंने ही गुप्तेश्वर पांडे को अपनी बेटी के अपहरण में आरोपी बनाया था, मगर अब उन्हें डीजीपी बना दिया गया है, अब क्या उम्मीद बाकी रह गई है। साथ ही कहा, मैं पहले से कह सकता हूं कि इस मामले को खत्म करने के लिए पुलिस लगातार दबाव बना रही है, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। पूरी आईपीएस लॉबी उन्हें बचाने में लग गई। अब सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें कथित सुशासन बाबू कहा जाता है, उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुप्तेश्वर पांडे को सियासी गलियारों में अच्छा रसूख है। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते के रूप में माने जाते हैं और उनका आध्यात्मिक रुझान उन्हें सीधे नागपुर आरएसएस मुख्यालय से जोड़ता है। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए शराबबंदी को कामयाबी से लागू कराने के लिए उन्हें डीजीपी पद से नवाजा गया। मोदी देश को बताए, राफेल डील वायुसेना को मजबूत करने के लिए हुई या फिर आर्थिक तंगी झेल रहे अंबानी के लिए। शिवसेना। राफेल पर हुए खुलासे पर शिवसेना ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने मोदी सरकार से पूछा कि वायुसेना या इंडस्ट्रियलिस्ट किसके लिए डील किया गया था। शिवसेना ने बकायदा अपने मुख्य पत्र सामना में लिखा कि मोदी ने गुरुवार को संसद में देशभक्ति पर भाषण दिया और इस सौदे का बचाव किया था। शिवसेना ने लिखा कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल पर लोकसभा में सफाई दी, मगर अगले ही दिन काला चिट्ठा सबके सामने आ गया। शिवसेना ने सवाल किया, मोदी ने इस बारे में जवाब की उम्मीद की जाती है कि उन्होंने सौदा वायुसेना को मजबूत करने के लिए किया गया या फिर आर्थिक रूप से परेशान हाल एक उद्योगपति के लिए किया है। शिवसेना ने राफेल मामले पर कांग्रेस को ही कसूरवार ठहराए जाने पर कहा कि राफेल मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार आलोचना कर रहे हैं, मगर इस मामले में विपक्ष को कोई दोषी क्यों ठहराना चाहेगा। आगे लिखा गया है कि विरोधी नष्ट हो सकते हैं लेकिन सच्चाई जीवित रहेगी। पीएम मोदी के कांग्रेस रक्षा सेवाओं को मजबूत नहीं करना चाहती वाले बयान पर शिवसेना ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने बार बार आरोप लगाया कि कांग्रेस रक्षा सेवाओं को मजबूत नहीं करना चाहती और अगले ही दिन सामने आई इस खबर से पता चलता है कि इस सौदे में मोदी की व्यक्तित्व रुचि कितनी अधिक थी। इसका क्या मतलब निकाला जाए। सामना में शिवसेना ने लिखा, राफेल डील में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी शामिल थे, जबकि रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव जैसे प्रमुख लोगों को इससे दूर रखा गया। शिवसेना ने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा, पीएम मोदी ने खुद राफेल की कीमत तय की है और इसका ठेका किसी देना चाहिए जैसे फैसले लिए, इसके लिए उनकी आलोचना होनी चाहिए और बीजेपी को इस आलोचना का सामना करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। जबकि इसके उलट मोदी सरकार एक सुर में यह कहने लगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगना देश की आलोचना करने जैसा हो सकता है। सर्वे 60% लोग चाहते हैं कि मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े प्रियंका गांधी। क्या मोदी लहर को रोकेगी प्रियंका की आंधी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। पूर्वी यूपी में ही पीएम मोदी की हाई प्रोफाइल वाराणसी लोकसभा सीट आती है। प्रियंका के आधिकारिक तौर पर राजनीति में आने के बाद सियासी अटकलों के बीच मीडिया में चर्चाओं का दौर जारी है। इस बीच एबीपी सी वोटर का प्रियंका गांधी को लेकर सर्वे आया है। सर्वे प्रियंका गांधी के वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर किया गया है। इसके मुताबिक जिन लोगों ने सर्वे में भाग लिया उनमें से 7% लोग पुख्ता तौर पर ये मानते हैं
कि प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने चाहिए। सर्वे में 32% लोगों का मानना है कि प्रियंका को वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये उनके लिए घातक हो सकता है। वहीं 8% लोगों का इस पर कोई मतदान नहीं है। बता दें कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाए जाने से यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसको लेकर ठंडे प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस बीजेपी के सवर्ण वोटों में सेंधमारी करने के लिए प्रियंका पर बड़ा दांव खेला है। राहुल गांधी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए प्रियंका के नाम की घोषणा करने के तुरंत बाद दावा किया कि अब यूपी में भी कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी। क्या प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतरना और यहां से वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की अटकलों आना कांग्रेस की यूपी में कांग्रेस की बड़ी ताकत दे पाएगी? यह सवाल है जिसका जवाब 2019 का लोकसभा चुनाव ही दे पाएगा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।